विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे। यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गई है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हैरानी की बात है कि इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफसील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि यह सिस्टम का फेलियर दिखता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। वहीं यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गई है। बताते चलें कि यूपी सरकार ने मुठभेड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव की बात कही। इसके अलावा संजय पारिख ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मीडिया में आए बयानों से भी साफ है कि मुठभेड़ स्वाभाविक नहीं थी। इस पर सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों को भी देखा जाए। अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है और उसके बाद कुछ हुआ है तो इस मामले को भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 मुख्य सवाल उठाए उन पर डालते हैं नजर। सवाल नंबर 1, आपराधिक मामलों के बावजूद विकास दुबे के पास हथियार का लाइसेंस कैसे था? सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के बाद सवाल उठ रहा है कि दुबे पर 63 आपराधिक मामले चल रहे थे। इसमें हत्या, जबरन वसूली, डकैती और अपहरण जैसे अपराध शामिल थे। इसके बावजूद दुबे और उसके गुर्गों के पास वैध हथियार का लाइसेंस कैसे था? किसने इन सभी अपराधियों को बंदूक ले जाने के लिए अधिकृत किया था? इसके साथ ही जब दुबे को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, इसके बाद भी उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया था? सवाल नंबर 2, अगर दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम था तो वो कैसे बाहर था? हलफनामे में कहा गया है कि दुबे पर 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर 2020 में एक एफआईआर के तहत एक व्यक्ति को मारने के इरादे से अपहरण करने के आरोप में 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन डीजीपी इस बात पर चुप हैं कि दुबे, जिस पर कुल 63 मामले दर्ज थे, वो जेल में कैसे नहीं था। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि इनमें से 3 मामले 2020 में ही दर्ज किए गए थे। दुबे के कुछ हालिया वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो शामिल हुआ है। इसमें से एक वीडियो में वो अपने भतीजे की शादी में भी शामिल हुआ था। कोई भी आश्चर्यचकित होगा कि 30 साल से अपराध की दुनिया में रहने वाला और 5 लाख का इनामी बदमाश कैसे जेल से बाहर घूम रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। सवाल नंबर 3, पुलिस ने 2020 की एफआईआर में दुबे की जमानत रद्द करने की मांग क्यों नहीं की? दुबे के खिलाफ 2020 में जब मामला दर्ज किया गया था, उस वक्त वह जमानत पर जेल से बाहर था। ऐसे में दुबे की जमानत रद्द करने की मांग यूपी पुलिस की ओर से क्यों नहीं की गई? कानपुर पुलिस की इस एफआईआर में हत्या के इरादे से अपहरण और आपराधिक धमकी के अलावा अपहरण के दंडात्मक आरोप लगाए गए थे। यहां तक कि शपथ पत्र में दुबे को हिस्ट्री शीटर के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी जमानत रद्द कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि डीजीपी का कहना है कि दुबे निरंतर निगरानी में थे। सवाल नंबर 4, जब दुबे को आजीवन सजा मिली थी तो वो पेरोल पर कैसे बाहर था? दुबे को पेरोल देने पर भी संदेह पैदा हो रहा है। 60 से अधिक आपराधिक आरोपों का सामना करने के साथ एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विकास दुबे को किस आधार पर जेल अधिकारियों ने पेरोल पर रिहा किया था?
सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी के हलफनामे में कहा गया कि जब 2 जुलाई को दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों का नरसंहार किया था, तब वह एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हालांकि इसके आगे कुछ भी नहीं बताया गया है कि कैसे गंभीर अपराधों की एक लंबी सूची के साथ दुबे जैसा कोई व्यक्ति पैरोल पर बाहर आ सकता है। सवाल नंबर 5, क्या राज्य सरकार और पुलिस दुबे को पकड़ने का प्रयास कर रही थी? हलफनामे में विकास दुबे के उन 63 आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी गई है जिसे उसने 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से पहले अंजाम दिया था। लेकिन डीजीपी ने इन मामलों की जांच, परीक्षण और सजा के बारे में कोई भी ब्यौरा देने से परहेज किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राज्य सरकार अपराधी दुबे पर शिकंजा कसने के लिए प्रयास कर रही थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यूपी सरकार को इस दौरान न्यायिक जांच पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा इस ओर भी चिंता जता रहा है कि राज्य में पुलिसिंग के साथ साथ राज्य का प्रशासन भी किस कदर सुस्त पड़ा है, जिसके कारण अपराधी वारदात को आसानी से अंजाम दे देते हैं। कानपुर से शारिक खान के साथ NVR 24, सत्य भी तथ्य भी।